हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हुए फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉडी के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी। जैसे हम बात करें, एक आदमी है, उसके अंदर 400 किलो जूल का एनर्जी स्टोर्ड है। कोई पर्सन ए है, उसके अंदर 400 किलो जूल का एनर्जी स्टोर्ड है, और एक पर्सन बी है, उसके अंदर 800 किलो जूल का एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो एक बात बताओ, कौन अच्छा काम कर पाएगा, ए या बी? बी। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये पोटेंशियल एनर्जी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हेल्प करेगा? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है दो आटम कंबाइन होते हैं। कंबाइन क्यों होते हैं? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। देखो यार, आपको एक बात तो मालूम है कि जो आपका स्टेबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। एनर्जी के, किसी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना कम स्टेबल होगा, ठीक है। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। पिछले क्लास में हमने आपको एक एग्जांपल समझाया था, आज भी देख लो। हम क्या कर रहे हैं, आपको किसी एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा कर दे रहे हैं। तो आप जमीन से, मतलब सरफेस से जितना ऊपर रहेंगे उतनी आपकी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच, यही ना होता है। एम आपका मास ग्रेविटेशनल, और एच बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। सपोज कर लो कोई एच हाइट की बिल्डिंग थी, हमने आपको सरफेस से ये यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी, मतलब बढ़ी रहेगी। तो वहां पे आप क्या रहोगे, कम स्टेबल रहोगे। अरे यार, डर तो लगेगा ना कि मैं गिर न जाऊं ना। अगर दूसरा केस लूं, मैं आपको उठा के यहाँ पे ग्राउंड पे ला दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यम तो रहेगा, जी तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एच क्या है, जीरो है, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा तो वहां पे आप ज्यादा स्टेबल हो। सरफेस पे हम स्टेबल है, आराम से कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बढ़ी हुई थी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई थी, इसलिए इसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी वहां पे कम थी। वैसे ही एटम्स के अंदर होता है, ठीक है। जिस एटम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है वो कम स्टेबल होते हैं। जो चीज स्टेबल नहीं होता वो हाथ मारता है एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम आप जो भी है, वो क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए ही काम करते हैं ना। हम पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। कोई, किसी का सपना होगा कोई जॉब पाके स्टेबल हो जाए, या किसी का सपना होगा डिफेंस में जाके स्टेबल हो जाए, यही ना। स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि अपने लाइफ में एकदम कोई भी प्रॉब्लम ना आ रहा है, वैसा, ठीक है। वैसे ही आटम्स भी चाहेंगे। लेकिन आपको मालूम है, जब आटम अपने एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, जैसे सपोज कर लो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये क्या है? इनका एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज आटम अपने एलिमेंटल फॉर्म में होती है तो वो अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे होते हैं तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, वो बॉन्डिंग बनाते हैं, किसके साथ? अपने आप दूसरे एटम्स के साथ। तो आपको हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में नेचर में दिखता है, और ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में दिखता है। इसका रीजन यही है कि जो आपका एलिमेंटल हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी हाई तो स्टेबिलिटी कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो रिलेशन आपको मालूम होगा, ठीक है। और बात करें अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, तो इनकी एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि टू एटम्स कंबाइन टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो बात करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सिंपल सी बात बोलता है, टू एटम्स combine to minimize their
minimize their potential energy, their potential एनर्जी क्या होता है? किसी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। सपोज कर लो कोई आटम ए है और कोई आटम बी है, तो इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इस समय ये अकेले हैं, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ए बी मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? ये कंबाइन किए तो इन्होंने क्या किया? अपना पोटेंशियल एनर्जी को कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तो एग्जांपल क्लियर है ना? एक छोटे सा एग्जांपल ले लो। देखो यार, जैसे सपोज कर लो एक लड़का है एक लड़की है, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनकी क्या है? वो एनर्जी बढ़ी हुई है, मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो कि कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई, तो क्या होगा? उनका जो कहीं भी अपने मन से घूमने का जो बाउंड्री था वो खत्म हो गया। अब वो क्या हो गया? बंद गए। अब वो बिना किसी एक दूसरे के परमिशन के कहीं जा नहीं सकते। वैसे एटम्स के अंदर भी होता है। ठीक है, जब एटम अकेले अकेले होते हैं तो बहुत ही चंचल होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्री होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होते। और उसके बाद क्या होता है? जब वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो क्या होता है? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया में सभी जितने भी हैं वही यही चाहते हैं ना। चलो इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वीबीटी, वो 1927 में किसके द्वारा दिया गया था? 1927 में इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर। वो वाला हिटलर नहीं, ये दूसरे हिटलर थे। ठीक है, एंड लंदन एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लाटर। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहली बार 1927 में हिटलर और लंदन द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसमें कुछ अपनी फर्दर डेवलपमेंट किया गया, किसके द्वारा? पॉलिंग और स्लाटर के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है, तो आपका वीवीटी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। कहने का मतलब द valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals and electronic configuration of elements। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? पहले एक हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में आएगा और कंबाइन करेंगे। पहले हाइड्रोजन का 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के भी 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट पेयर्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट में देखा था कि ओवरलैप सिर्फ अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप समझो, जब ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे, तो वो उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 सॉरी S2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड होंगे? एक क्लॉकवाइज पेयर्ड होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज पेयर होगा। ऐसे ही ना होगा? अगर हम
एक सीधा एक उल्टा लेंगे तभी ना वो मिलके ऐसे बनेंगे। अगर हम दोनों को सीधा ही ले लेंगे तो वो मिलके क्या बन जाएंगे, दोनों मिलके ऐसे बन जाएंगे। और जो हमने अबाउ का रूल पढ़ा था उसमें जो हमने क्या पढ़ा था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो क्या बोलता है, किसी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से नहीं हो सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरलैप के टाइम एक को सीधा और एक को उल्टा रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई छोटी सी मैथमेटिकल। ठीक है, कि एच एच प्लस हुआ तो एच टू बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर की कि बना क्यों होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो ये आपका पहला हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम एच ए बोलते हैं, इसको हम एच बी बोलते हैं। ठीक है, रुको यार ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, चलो हम यहाँ पे बना देते हैं, ये आपका पहला हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो ये पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन उसका रिवॉल्व कर रहा होगा, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ऑफ ए, एन ए से डिनोट कर रहे हैं, एन ए का मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ई ए का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ठीक है, वैसे इसमें भी होगा, ये बी का न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ बी, एन बी का मतलब न्यूक्लियस ऑफ बी, और इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ईबी का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की बात करेंगे, कोई दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो यार कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस की। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, जब अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको मालूम है ना, जब प्लस माइनस पास आता है वो एक दूसरे को सॉरी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ओवरऑल प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो इनमें पहले तो न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। बात करें तो इनके अंदर भी न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा। देखो यार कौन कहता है कि ये दोनों इतने दूर पे होंगे, आपको मालूम है ना एटम का साइज कितना होता है, 10 के पावर -10 उसका क्या होता है, रेडियस होता है, वो बहुत ही पास पास रहते हैं। तो जिस प्रकार ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पकड़े हुए है, उसी प्रकार ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो इनके इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता यार, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट तो करेगा ही। तो अट्रैक्टिव फोर्स में न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। उसी प्रकार इनका न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इनके न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। देखो यार कहने को तो सिर्फ आप सोचते थे कि यही इन्हीं के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन देखो चार टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स किसी दो एटम के बीच काम करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसको ए इसको बी नाम दिया। अगर हम दोनों को हाइड्रोजन नाम दे देते तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते कि किस टाइम पे किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हुई अट्रैक्टिव फोर्स की। अब बात करते हैं थोड़ी रिपल्सिव की। ठीक है, तो रिपल्सिव क्या होता है, जब सेम साइन वाले पास में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें, तो किसके बीच होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच, क्यों, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार इसका प्रोटॉन मतलब इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को भी रिपल करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक सेकेंड, चलो तो आगे की बात करते हैं। देखो यार ये क्या है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब अलग अभी अभी सिंगल सिंगल या एच के फॉर्म में है, तो इनका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। दोनों का अलग अलग बात कर रहे हैं हम, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा।
जो एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि जो आपका ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट बोलता है, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो हम ग्रेटर देन होता है रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से देखो यार, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दोनों पास आना चाह रहे थे, रिपल्सिव की वजह से दोनों को दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों पास आएंगे, पास आके ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप से क्या होगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, पहले एलिमेंटल फॉर्म में थे तो इनका हाइड्रोजन मतलब इनके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो हाई था, एलिमेंटल फॉर्म में है तो चंचल थे, कहीं भी जा सकते थे, जब ये बॉन्ड बना लिए तो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट शो दैट ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, हेंस एज अ रिजल्ट both the atoms approaches each other, approaches each other and potential energy decreases, ठीक है। क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर की बात की। H से H2 बनता कैसे, पहले वहां से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ पे गुजरता है, ये यहाँ पे भी जाता है, एक्सपेरिमेंट से ये पता चली कि ये ज्यादा है ये कम है, फिर क्या बोलेंगे हम, एज अ रिजल्ट बोथ, कौन सा रिजल्ट की एक्सपेरिमेंटल अट्रैक्टिव फोर्स बताता है कि ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, वो द एटम अप्रोचेस ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, अप्रोच करेंगे और अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। देखो यार, ये बता दिया ना, तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डेफिनेशन लिखो, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। तो जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, द वीबीटी स्टेट्स दैट ठीक है, स्टेट्स दैट when two atoms in its ground state ग्राउंड स्टेट का मतलब जिस सिचुएशन पे उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे देखो यार, इस हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 प्रोटॉन के बराबर है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का कंडीशन ये होता है, ठीक है। ग्राउंड, सॉरी हमारी राइटिंग बहुत ही खराब है, क्या करें एक मैम थी, पता नहीं कैसे कर्सिव का, हम लोग क्लास 2 में थे तो कर्सिव का आदत पकड़ा दी है यार, समझ में आ जाता है ना, चलो भाई भगवान भरोसे चलो ठीक है। ग्राउंड स्टेट का ये कंडीशन है कि जिस टाइम पे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे बात करें हम Na की और Na प्लस की, तो Na में किसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो इसमें 11 11 हिंदी वाले भी होगे बहुत लोग ने यार, पूरा इंग्लिश बोल नहीं सकते यार, क्योंकि पूरे बहुत अलग अलग जगह से आप लोग होंगे, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 11 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। और बात करें हम Na प्लस की, तो Na प्लस कैसे बना होगा, जब हमने Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया होगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 के 11 ही हैं, तो देखो यार, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है इसी में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई थोड़ी सी ग्राउंड स्टेट के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। The valence bond theory state that when two atoms in its ground state have unpaired इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो कहाँ है,
दोनों के पास ए 1s1 था, इनके पास भी क्या था 1s1 था, इनके पास भी क्या था 1s1, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, हायर स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द एनर्जी, एक सेकेंड रुको यार, क्या है यार, ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर, स्लाइटली हायर एनर्जी, higher energy of the main energy level of the main energy level overlap to minimize potential energy, overlap to minimize potential energy। देखो यार ये ब्लैक वाला अलग है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से और इसको हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन टू एटम्स कम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब वो स्टेट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। तो देखो दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, और वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द मेन एनर्जी लेवल। देखो इसको समझो आप मैग्नीशियम के एग्जांपल से, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, यही ना होता है। उसके के शेल में 1s भरा होगा, यल सेल में 2s और 2p, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ऐसे ही ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2,8, और उसके बाद यम सेल में कौन होगा 3s होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे देखो कोई भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं बैठा हुआ है, सभी ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, दोनों दो 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 इलेक्ट्रॉन के साथ बैठे हुए हैं। तो इसके केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा था जब हम ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम जब किसी चीज को हीट कर रहे थे तो बाहर के शेल में जो ऑर्बिटल हो रहा था उनके में क्या हो रहा था, 3s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता था, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता था वो जंप करके अगले ऑर्बिटल में चला जाता था। तो यहाँ अगर हम मैग्नीशियम को हीट करें तो बाहर कौन सा ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, हीट करने के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और जंप करके कहाँ जाएगा, 3s के बाद क्या होता है 3p होता है, वही बोल रहा है। या तो क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऐसे वाले एग्जांपल में, या तो क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल हो ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द मेन एनर्जी लेवल। देखो यार 3p का एनर्जी 3 नहीं लिखा, अरे यार प्रेम से बात, 3p का एनर्जी 3s से तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वही बोल रहा है ओवरलैपिंग कराने के लिए, या तो क्या हो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल हो। वैकेंट का मतलब खाली, खाली ऑर्बिटल हो जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यही ना जाएगा, यही ना बैठेगा, यहीं पे ना बैठेगा ना भाई, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, ठीक है। VBT states that when two atoms in its ground state have unpaired electron, ऐसा एग्जांपल, और वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा एग्जांपल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी ऑफ द मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल का मतलब 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे ही ना, overlap to minimize their potential energy, their पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो यार इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास दूसरा कोई आटम आएगा, जैसे सपोज कर लो Cl2 आया, ठीक है, तो Cl2 में क्या होंगे, दोनों Cl के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो एक इनके साथ पेयर कर लेगा, एक इनके साथ पेयर कर लेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। यही दोनों बात को समझाने का ट्राई किया है, ठीक है।
इसको नोट करो, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। छोटी सी बात बच रही थी, उसको भी देख लो। जब हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन जाता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ के बाद जब H2 मॉलिक्यूल बन जाता है ऐसे अपने स्टेबल स्टेट में, तो इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये इनके बॉन्ड का लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कितना होता है, बॉन्ड लेंथ आपका होता है 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर। देखो यार, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उनके बीच बॉन्ड लेंथ इतना का होता है, ठीक है। और जब H2 बन जाते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। कम क्यों होता है, वो अपने अंदर का जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो रिलीज कर देते हैं। तो कितना, देखो यार, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो वो 438.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। जब बॉन्ड बनेगा तो इतना एनर्जी वो रिलीज कर देता है, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं आई? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। वो दोनों के बीच बात हुई कि 5 बजे वहां पे मिलना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो दोनों एक्साइटेड होंगे दिन भर कि हाँ 5 बजे वहां पे मिलना है। तो सपोज कर लो 4:55 हो गया और अभी भी वहां जहाँ पे आपको मिलना है 5 किलोमीटर दूर है। तो अगर लड़का बाइक से है तो वो उड़ के जाएगा। अगर रास्ते में कोई रेस्ट्रिक्शन मिला, सपोज कर लो ब्रेकर मिल गया या फिर कहीं भीड़ मिल गई, तो 4-8 भी करेगा उनका और लड़की भी उधर से ऐसे ही उड़ती हुई आ रही होगी किसी का 4-8 करते हुए सपोज कर लो आप लोग 5 बजे मिल गए, तो क्या होगा, जैसे ही नजर से नजर मिलेगी, बस जन्नत। बस क्या होगा, जो आपकी एनर्जी बढ़ी हुई थी, रास्ते में किसी को मार के पीट के आ रहे थे, सामने आते ही एकदम शांत हो जाओगे। क्या होगा, आपके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा रिलीज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जब अकेले अकेले होते हैं तो बहुत ही बेचैन रहते हैं, और जब पास आके मिल जाते हैं तो एकदम जन्नत, अपने अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी था रिलीज कर देते हैं। एच से जब H2 बन जाता है तो 438.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी क्या कर देते हैं, वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, ठीक है। पोस्टुलेट का स्पेल नहीं आता, POSTULATES, ठीक हो यार, सही हो तो बढ़िया है, गलत हो तो अपने आप सही कर लेना। ऑफ वीबीटी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कम हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग किसके बीच होता है, हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ही होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल should have unpaired इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट शेल लिख दो, और वैकेंट शेल लिख दो, ठीक है। जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स should have opposite spin, ठीक है। जो भी ओवरलैप करेंगे उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। हाइड्रोजन के एग्जांपल में ये बात हमने आपको दिखाई थी कि स्पिन अपोजिट क्यों होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात नोट करो कि जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स do not participate in bond formation, do not participate in overlapping, लिख दो अभी,
लैपिंग, ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना यार। अब जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल पहले से ही पेयर्ड है, मतलब उसके अंदर पहले से ही, सपोज कर लो हम 1s का एग्जांपल ले, उसमें पहले से अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे तो वो ओवरलैप क्यों करेगा यार, वो नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इसको नोट करो, फिर आगे की हम बात करते हैं। चलो तो अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 5, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले होंगे उनका क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग एक्सिस सेम होना चाहिए। हमने आपको ओवरलैपिंग के कई एग्जांपल में दिखाया था कि यस वाला यस से ही ओवरलैप करता था हेड ऑन, यस वाला पी से, पी जेड वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करता था। ठीक है, और अगर हम बात करें पी वाई की, तो हमेशा पी वाई से पैरेलल ही ओवरलैपिंग करता था। कहने का मतलब जो उनका ओवरलैपिंग एक्सिस होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल से पहले समझ लो, सपोज कर लो हम HCl बना रहे हैं, तो हम कैसे बनाते थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बनाते थे। एक बात बताओ यार, हाइड्रोजन रिएक्शन के पहले और क्लोरीन रिएक्शन के पहले इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जब रिएक्शन करके HCl बन जाता था तो इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती थी। कहने का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन में जाने के बाद अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी, रिएक्शन के पहले वाली ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देते थे। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता था, पहले यहाँ पे ये क्लोरीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये क्या होगा, HCl के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, इनका जो पेरेंट नेम था वो इन्होंने लॉस कर दिया। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, सपोज कर लो एक यस और एक पी ने ओवरलैप किया, तो ओवरलैपिंग के बाद भी ये क्या कहलाएंगे, यस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कहलाएंगे। इनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं होगी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स retain their identity, retain their identity, वो ओवरलैपिंग करने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, वो अभी भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही बात बोलता है कि जहाँ पे सपोज करो एग्जांपल से समझो, एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके कैसा दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे। तो बोलता है ये रूल नहीं, 7वां पॉइंट ये बोलता है कि जहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुआ रहेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे स्फीयर में, इसमें भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे स्फीयर में। लेकिन जब इनका ये वाला पोर्शन और इनका ये वाला पोर्शन ओवरलैप करेगा तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के अंदर होगा, जिससे इस वाले रीजन में, ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases between the overlapping atomic orbitals, between the overlapping atomic orbitals। ठीक है, एटॉमिक और बाइटल्स। ठीक है, देखो यार ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बना ही किस लिए था, हमने जब शुरू में ही ओवरलैपिंग स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ही सिर्फ और सिर्फ बना था, वो आयनिक बॉन्ड पे काम ही नहीं करता। ठीक है, तो जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो भी सिर्फ और सिर्फ, नोट कर लो इसको,
ठीक है, जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो भी सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में ही बात करता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि वेविटी आपका आयनिक के बारे में बात करता है कि नहीं करता, नहीं करता है आयनिक के बारे में। ठीक है बात। तो बात करें अगर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो आपने देखा था जो ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। जो आपने देखा, अगर कोई s एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और एक कोई p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, z एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। अगर कोई एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये क्या है, pz है, और कोई अगर दूसरा भी pz आके ओवरलैप करेगा तो वो भी क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। कहने का मतलब जो आपका ओवरलैपिंग होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। यस, पी जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, पी जेड और पी जेड क्या करेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड्स की भी बात करें, अगर हम ये क्या बना रहे हैं, पी एक्स बना रहे हैं और एक और क्या करें, पी एक्स और बना दें, तो उनके बीच भी जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप होगा। तो हमारा 8वां पॉइंट यही है कि जो आपका ओवरलैपिंग है कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट bonds is directional in nature, is directional in nature। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। पीजेड वाले जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाले एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो एग्जांपल में हमने क्या देखा था, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाया थे तो एनर्जी रिलीज हुई थी। वही हमारा 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट हमारा क्या बोलता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू ओवरलैप ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कोवेलेंट या बॉन्ड फॉर्मेशन, या जिसको आप बोल सकते हो और ओवरलैपिंग। जब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये आपका 9वां पॉइंट हो गया। तो आपका 10वां पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो वही हमारा 10वां पॉइंट है, डिपेंडिंग अपॉन, depending upon type of overlapping, type of overlapping, there are two types of, there are two types of bond formed। कौन कौन सा, एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा होगा आपका पाई बॉन्ड। जब एक्सियल माने हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब पैरेलली ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे बनते हैं, हमने ओवरलैपिंग के पूरे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियरली बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होता है। चलो तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो उसका पहला लिमिटेशन ये है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई बात नहीं कर पाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सिंपल एग्जांपल से समझो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। ठीक है, इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा पूरा का पूरा फ्लोरीन को डोनेट कर देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे आरओ से डिनोट करते हैं, जहां पे उसके टेल के साइड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और हेड के साइड वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये बॉन्ड क्यों बनता है, इसके बारे में आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, द थ्योरी
does not explain the formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों करता है, इसके बारे में भी आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये तो बात बता देगा कि यस और पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, पीजेड जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसके बारे में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताएगा। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट the directional nature of covalent bond। ठीक है, ये बात हम नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट किसी का हम पढ़ेंगे थ्योरी, वहां से पता चलेगा आपको। और ये बात क्यों होता है ये आपको जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लोगे तब पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट आपको ये बोलता है, देखो यार, दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं, अगर हम हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दें जिनमें मैक्सिमम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, तो बाकी जितने भी हैं, बात कर लो हम अगर ऑक्सीजन की बात कर ले, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या चाहते हैं, ये सब यही चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में क्या आता है 2,6 होता है, फ्लोरीन में क्या होता है एटॉमिक नंबर 9 है, 2,7 होता है, नियॉन में क्या है 2,8 होता है। ठीक है, उसके पहले और भी बात कर लो, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4 होता है। तो सभी क्या चाहेंगे, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, सभी यही चाहेंगे कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और जिनके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वही कंपाउंड स्टेबल होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, जैसे बात कर ले हम NO का, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरलैपिंग के बाद भी, फिर भी ये कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिनमें जिनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑड नंबर समझते हो 1 3 5 7, जिनके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। ठीक है, थोड़ा सा रुको, रफ करते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है, NO को क्या बोलते हैं, NO को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें लॉफिंग गैस की, तो देखो यार, N2O को हम लॉफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the theory does not explain about the theory does not explain about structure of odd electron molecules or ions in which where no pairing of electron takes place। in which नहीं रहेगा, in which को रफ कर दो, where no pairing of electron takes place। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आपको NO एग्जांपल समझ आ रहा है। NO माने जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हम नाइट्रिक एसिड का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है,
ओवरलैपिंग के लिए पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो पहले क्या करो, 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 2s का डायग्राम बनाते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4। देखो यार, यहाँ पे क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पे क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में हमने आपको पूरा क्लियर बता दिया था कि ओवरलैपिंग होता कैसे है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। ये वाला m से ओवरलैप करेगा, ये क्या है, pz है ना, 2pz है ना, तो ये 2pz इस 2pz से ओवरलैप करेगा। उसके बाद ये 2py से ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बनेगा।